नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857। देखिए, आफ्टर द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से इंग्लिश पावर धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाएगी और वो धीरे धीरे जो अदर यूरोपियन पावर्स हैं उन लोग से अलग होके वो अपना काम स्टार्ट कर देगी और धीरे धीरे वो कब्जा करना मतलब बड़ा बड़ा एरिया अपने अंदर लेना स्टार्ट करेगी और धीरे धीरे ब्रिटिश एम्पायर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। इस दौरान बहुत सारे छोटे मोटे इवेंट्स हैं, सारे फाइट्स वगैरह हैं, हम लोग देखेंगे। हम लोग ने एंग्लो मराठा वॉर देखा हुआ है, अभी एंग्लो मैसूर वॉर, पंजाब वॉर, सिख वॉर, ये सब सारा का सारा हम लोग को देखना है, तो हम लोग उसको सब देखेंगे बारी बारी से। लेकिन फिलहाल एक फ्लो बनता रहे इसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले ले लिया। आजकल वो जो एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, ये सब को पूछता ही नहीं है यूपीएससी। ठीक है। तो दैट इज वाई उनको थोड़ा सा पीछे भी लिया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये सब इंपॉर्टेंट प्राइम लेक्चर्स है, प्राइम टॉपिक्स है जो यूपीएससी के हमेशा मतलब फेवरेट रहे हैं। एंड इनके ऊपर यूपीएससी ने मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी भर भर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है। तो दैट इज़ वाई वी आर टेकिंग इट फर्स्ट। और टेंशन ना लीजिएगा, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर। मॉडर्न इंडिया तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो मॉडर्न इंडिया में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि ऐसा भी हो सकता है कि मुझसे छूट भी जाए, तो आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। मोस्टली मैं सारे के सारे कवर करने की कोशिश करूँगा। जो नहीं कवर होंगे तो प्लीज़ आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में मैंशन कीजिएगा। मैं क्लब करके 3-4 टॉपिक्स को एक साथ करके उनका वीडियो बना के अपलोड कर दिया करूँगा। एंड आप लोग से जो रिक्वेस्ट की थी तो वो है, आपको बुक जो लेनी है वो स्पेक्ट्रम की बुक लेनी है। ठीक है। स्पेक्ट्रम की जो बुक है मॉडर्न इंडिया, वो आपकी क्या बोलते हैं, राजीव अहीर जी की है। ठीक है। मॉडर्न इंडिया, राजीव अहीर जी की है। ठीक है। तो ये आप लोग को बुक लेनी है और इस बुक के अंदर जितना भी मतलब दिया गया है वो उसी के मतलब उसी के हिसाब से आप लोग पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसको नोट्स अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं। लास्ट में उसके समरीज वगैरह दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको अलग से हाईलाइट करके दिया गया है, बॉक्सेस वगैरह बना के दिए गए। तो इट इज़ वेरी वेल डिफाइंड एंड वेरी स्ट्रेटेजिकली रिटन बुक। और लास्टली जो इंपॉर्टेंट ऐसे इवेंट्स है जैसे न्यूज़पेपर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए होंगे, तो उनको एकदम बुक के एंड में एक ही जगह पे लिख के दे दिया बाय द मतलब डेट एंड ईयर के हिसाब से। तो आप लोगों को पढ़ना आसान भी हो जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स उसमें से प्रीलिम्स वगैरह में आ जाता है, सिंपल सिंपल वैसे का वैसे। तो आप लोग के लिए आसान हो जाएगा एंड मेंस के लिए वो आपका कॉन्सेप्ट भी डेवलप करके देगी। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर अडू। रिवॉल्ट ऑफ 1857, इट इज़ द मोस्ट लैंडमार्क रिवॉल्ट, लैंडमार्क स्टेज ऑफ द इंडियन नेशनल स्ट्रगल, ओके, फॉर द फ्रीडम। ये म्यूटिनी जो हुई थी लगभग लगभग 2 साल चली थी, मतलब 1 साल कुछ महीने के लिए चली थी, तो आप लोग इसको 2 साल ऑन एन एवरेज कह सकते हैं। ठीक है। और इसने मतलब ये था तो अनसक्सेसफुल, लेकिन इसने पूरे के पूरे जो ब्रिटिश एम्पायर थी, या उस समय कहा जाए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एम्पायर थी, उसको बुरी तरीके से शेक कर दिया। उसने उसका फाउंडेशन को हिला दिया कि भाई अरे हम लोग ने इसको, इन लोगों को दबा के रखा था इतना समय तक, हम लोग ने इनको मतलब अभी तक आपको मतलब हम लोग ने जो देखा, अभी देख रहे हो वॉर वगैरह आप लोगों ने देखा, तो नवाब लोग से लड़ाई कर रहे जीत जा रहे हैं। ठीक है। बड़ी बड़ी सेना से लड़ाई कर रहे हैं, मराठास लोगों से लड़ाई कर रहे जीत जा रहे हैं, सबसे जीत वीत के इन लोग इस तरीके से इतना बड़ा एम्पायर बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हार किससे रहे? पब्लिक से हार रहे हैं। यहाँ पे पब्लिक इनको बुरी तरीके से कूट कूट के मारी। जो आम जनता है मतलब फार्मर्स, पीजेंट्स एंड सोल्जर्स वगैरह जो लोकल लोग हैं वो उनको पीट पीट के मार रहे हैं। ठीक है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज रिवॉल्ट, रेवोल्यूशन। ठीक है। ऐसा इसको बैटल नहीं कहा गया, क्यों बैटल ऑफ, उसमें फर्क, बैटल में दो ग्रुप्स है, यहाँ पे ग्रुप नहीं है, यहाँ पे एक सरकार है जिसके खिलाफ आम पब्लिक उठ गई है। ठीक है। तो दैट इज द रेवोल्यूशन काइंड ऑफ थिंग, इट इज अ रिवॉल्ट। ठीक है। होप करता समझ में आ रहा है, एकदम लॉजिकल है कि यहाँ पे जो एक्चुअल लीडर्स है जो छोटे मोटे समय के लिए, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। दोस्तों मैं बता रहा था कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन लोग बड़े बड़े अंपायर से लड़ रहे हैं तो हार जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कौन हरा रहा है इनको? फार्मर्स, सोल्जर्स, जो कॉमन मैन है वो उठ खड़ा हुआ है इनके खिलाफ कि आप बहुत ज़्यादा हम लोग को दबा चुके हैं, अब आपकी होगी पिटाई। ठीक है। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। अब आपकी होगी पिटाई। इसके लिए वो क्या कर रहे हैं कि इन लोग रिवॉल्ट कर रहे हैं। सो दिस इज द थिंग जो हम लोग को समझने की बात है कि रिवॉल्ट इसको इसके लिए कहा जा रहा है क्योंकि आम पब्लिक इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई, ना कि कोई भी राजा महाराजा वगैरह। हाँ, राजा महाराजा इसको लीडरशिप प्रोवाइड करने की कोशिश जरूर करेंगे, बट दीज आर नॉट द एक्चुअल लीडर्स ऑफ द मतलब ये रिवॉल्ट, रिवॉल्ट का कॉज जो है वो आम पब्लिक से रिलेटेड है, ना कि राजा महाराजा का। राजा महाराजा ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा कि भाई हम लोग को अपने जायदाद से बाहर निकाल दिया गया, हमारा जो संपत्ति थी वो सब सब
छीन लिया गया, हम लोग को कहीं का नहीं छोड़ा गया, हमारी मतलब अब इज्जत विज्जत सब चली गई है, अब हम लोग कॉमन पीपल की तरह हो चुके हैं, चाहे कोई भी राजा हो। तो उन लोग ने इसको एक अपॉर्चुनिटी देखा कि वापस से वी कैन रीगेन द आवर किंगडम, और हमारा जो एम्पायर था उसको हम लोग वापस से रीगेन कर सकते हैं। दैट इज वाई दे प्रोवाइडेड द लीडरशिप, दे एक्टेड अपॉन द आई वुड से कि द नर्व्स ऑफ द कॉमन पीपल, जो कॉमन पीपल का जो एक्चुअल आइडिया था उनको इन्होंने चैनलाइज करने की कोशिश की। उस कहते हैं ना गंगा में हाथ धोने वाला काम इन्होंने किया कि भाई हम लोग को वापस से हमारे किंगडम, हमारा एम्पायर, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो हम लोग को मिल जाएगी। दैट इज वाई दे प्रोवाइडेड द लीडरशिप, ठीक है। लेकिन एक्चुअल जो टॉपिक्स आगे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉजेज कौन कौन से थे, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि सारे कॉजेज जो है मोस्टली आपके कॉमन पब्लिक के रिलेटेड कॉजेज है, ना कि क्या बोलते हैं राजा महाराजा को पर से इफेक्ट करने वाले। ओके, तो बेसिक यही है इसका मास पार्टिसिपेशन, किसका, मासेस का पार्टिसिपेशन होना, मतलब इसके अंदर जो एक्चुअल पार्टिसिपेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, मासेस का हो रहा है। दैट इज वाई इसको मतलब एक रिवॉर्ड का दर्जा दिया जाता है। यस, इंग्लिश जो ऑथर्स है वो इसको सिपाही म्यूटिनी कहते हैं, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से होता है, सिपाही म्यूटिनी से स्टार्ट होता है। तो दैट इज वाई इसको बहुत लोग ऐसे सिपाही म्यूटिनी के नाम से जानते हैं, बट इट इज नॉट ए ओनली अ सिपाही म्यूटिनी, इट इज ऑल्सो मोर देन दैट, इट इज एक्चुअली ए मास पार्टिसिपेशन मूवमेंट। ओके, आई वुड से कि जैसे कि विनायक दामोदर सावरकर जी अपने बुक के अंदर लिखते हैं कि इट इज़ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये इंडियन इंडिपेंडेंस का फर्स्ट वॉर था। दैट इज दिस इज हाउ वी शुड टेक इट ऑल्सो। ओके, तो इसको कुछ अलग अलग नाम से कहा जाता है, जैसे कि मैंने बताया सिपाही म्यूटिनी कहा जाता है ब्रिटिश राइटर्स की तरफ से, इंडियन म्यूटिनी या द ग्रेट रिबेलियन कहा जाता है इंडियन हिस्टोरियंस की तरफ से, रिवॉल्ट ऑफ 1857 इंडियन रिसरेक्शन, या फिर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, वीडी सावरकर जी के द्वारा कहा जाता है। आते हैं कॉजेस की बात करते हैं, दिस आर द प्रोमिनेंट थिंग जिसमें से मेंस में क्वेश्चन आता है डायरेक्टली सीधे सीधे। तो आप लोग इसको देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है, ठीक है। कॉजेस की बात करते हैं, कॉजेस ऑफ द रेवोल्यूशन क्या है। फर्स्ट, पॉलिटिकल कॉज, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन, ठीक है, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ, इनका मतलब मोटिव बन गया था आफ्टर प्लासी, आई वुड से उससे बाद से, मतलब प्लासी के बाद इनके अंदर एक भूख आने लगी कि भाई हम लोग को अब मतलब ये सिर्फ रेवेन्यू मिले तो इससे मज़ा नहीं आने वाला, हम लोग को एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए, हम लोग और ज़्यादा अत्याचार कर सके, स्ट्रैटेजिकली मतलब एक सिस्टमेटिकली अत्याचार कर सके, इसका एक तरीका होना चाहिए हमारे पास। तो दैट इज़ वाई वी विल डिवाइस समथिंग, इस तरीके से करने के लिए हम लोग को चाहिए एक बड़ा सा एम्पायर। एम्पायर बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, लड़ना पड़ेगा, हम लोग को एक्सपांशन करना पड़ेगा, अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो उन लोगों ने अलग अलग हथकंडे अपनाए, दोनों दो गुट में लड़ाई कराने का, जबरदस्ती अटैक करने का, छोटे लोगों को आइसोलेट करने का, बड़े लोग को घेरने का, ये सब हर तरीका बहुत सारे एग्जांपल्स वगैरह दिए गए। हर तरीके से इन लोग का सिर्फ एक ही मोटिव होता था, एक्सपांड करना, अपने एम्पायर को जितना बड़ा हो सके उतना लेके जाना, ठीक है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट, जो सबसे फेमस है, सभी लोग जो जानते हैं, एक तो है सब्सिडरी अलायंस और दूसरा है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। एक सब्सिडरी अलायंस है वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था, एंड दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये आपका लॉर्ड डलहौजी के थ्रू लाया गया था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ये बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही फेमस हुआ, क्यों, इसका जो प्रोमिनेंट इफेक्ट पड़ा वो मतलब इम्पैक्ट बहुत तेजी से पड़ा, मतलब 6 साल के कार्यकाल, 5 साल 6 साल के आसपास लॉर्ड डलहौजी इंडिया में थे, उतने में इतना ज़्यादा डिसकंटेंट फैल गया कि उससे पहले देखा जाता है कि उससे पहले इंडियन जो पीपल थे उन लोग सिर्फ और सिर्फ वो रेवेन्यू के कर्ज के तले दबे हुए थे, लेकिन उन्होंने अटैक करने, किसी बड़ी कार्रवाई के लिए मतलब तुरंत त्वरित कोई भी मेहनत नहीं की, मतलब कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया। लेकिन यहाँ पे ड्यू टू द ओनली मतलब एक जो गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड डलहौजी होते हैं, उन्हीं के पीरियड में इतना डिसकंटेंट हो जाता है, इतना डिसकंटेंट हो जाता है कि उनके जाते जाते इतना बड़ा रिवॉल्ट हो जाता है। आपका होप करता हूँ आप लोग समझ में आ रहा है कि जैसे आपका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि जैसे आपका, मैंने आपको बताया मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है, औरंगजेब को आप ले सकते हैं, ठीक है। इन दोनों के समय पे क्या, इन लोग ने बहुत एक्सपांशन बहुत किया, लेकिन इन लोग के जाते ही पूरा का पूरा एम्पायर कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाए। हम लोग ने एग्जांपल में सब देखा था कि कैसे मोहम्मद बिन तुगलक जब जाने लगता है तो बहमनी किंगडम टूट के बन जाता है, विजयनगर किंगडम टूट के बन जाता है, बंगाल अलग हो जाता है,
जौनपुर अलग हो जाता है। इस तरीके से हम लोगों ने बताया था उसके अंदर, ठीक है। ऐसे ही आपका औरंगजेब में भी मैंने बताया था कि औरंगजेब के डेथ के बाद पूरा का पूरा एम्पायर क्रम्बल करना स्टार्ट करता है, धीरे 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 उसमें प्रिंसिपलिटीज बन के चली जाती है, मैसूर, हैदराबाद, मराठा, ये सारे के सारे टूटने फिटने अलग अलग नए नए बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सेम यहाँ पे भी हो रहा है, इतना ज़्यादा डिसकंटेंट हो गया लोगों के अंदर कि भाई एक ही साल के अंदर भगाओ, ये गया ना, अब चलो पहले अटैक करो, सबको भगाओ, ठीक है। इस तरीके से लोग परेशान हो गए थे, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके थ्रू आप लोगों को पता तो होगा इसके बारे में, इसको हड़प की नीति शायद, हाँ हड़प की नीति शायद हिंदी में कहते हैं। तो इसमें ये होता था कि भाई आपका जो एम्पायर है उसमें आपके बाद आपका जो बच्चा है उसको बिठाने के लिए आपको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर ये आपका मतलब मानस पुत्र नहीं है, जिसको कहा था मतलब एडॉप्टेड चाइल्ड नहीं है, सॉरी, आपका नेचुरल एयर नहीं है, आपका एडॉप्टेड चाइल्ड है, तो आपको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी एंड वी कैन रिफ्यूज इट, ठीक है। हम लोग रिफ्यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट जो आपका नेचुरल चाइल्ड्स होते थे उसके लिए भी इन लोग परमिशन लेते थे, ऐसा नहीं होता था कि मतलब सब इन लोग को हर के लिए परमिशन लेनी पड़ती, जस्ट आप लोग को मतलब किंगडम चेंज किया तो ये करना पड़ता है। लेकिन जो आपका अननेचुरल चाइल्ड होता है या फिर जो अडॉप्टेड सन होते थे उन लोग के लिए तो आपको परमिशन एक्सेप्ट कराने के लिए भी मतलब बहुत लॉबिंग करनी पड़ती थी। ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता था कि भाई आप लोग को हटाओ इनको, अभी आप नहीं बनने वाले क्योंकि ये आपका एडॉप्टेड चाइल्ड नहीं है, मतलब आपका नेचुरल नहीं है, आपका मतलब बायोलॉजिकल बच्चा नहीं है, ये आपने अडॉप्ट किया, दैट इज वाई वी विल नॉट सैंक्शन हिज और हर एनेक्सेशन टू द थ्रोन या असेंट टू द थ्रोन, ओके। एंड ये पता नहीं कैसा इसका लक भी था ये पागल आदमी का, लॉर्ड डलहौजी का, कि इसी के समय पे इतने सारे इवेंट्स भी आए, जैसे आपका झांसी का आप लोग जानते हैं, सतारा, नागपुर, झांसी, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, ऐसे बहुत सारे उस समय जो रजवाड़े थे उन सब रजवाड़ों में यही मेन जो आपका ट्रांसफर ऑफ द पावर था, नेचुरल एयर के बजाय एडॉप्टेड सन को ट्रांसफर करने का जो पावर था, ये केसेस इसके समय पे सबसे ज्यादा है और इसने सारे के सारे रिजेक्ट कर दिए। ये इतना मतलब कमीना था कि बस इसके पास केस आता था, उसने उसने देखा हाँ हाँ ये प्रोमिनेंट लोकेशन पे, एकदम अच्छी लोकेशन पे इसको अपने अंदर लेना ही है, तो वो तुरंत उसको रिजेक्ट कर देता है, नहीं भाई आपका आप नहीं, आपका बच्चा नहीं बैठ सकता, आपका अडॉप्टेड सन इस पे नहीं बैठ सकता, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट एनेक्सेशन ऑफ द अवध, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आप लोगों में मैं बता दिया ना, ये सारे के सारे आपके डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के तहत लिए गए थे, ठीक है। आप लोगों को पता होगा स्टोरी वगैरह तो पता होगा, रानी लक्ष्मीबाई जी का स्टोरी पता होगा अच्छी तरीके से। एनेक्सेशन ऑफ अवध ये एक प्रोमिनेंट थिंग हो गई, इसने क्या ऐसा कर दिया, ठीक है। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अवध जो कि मतलब आज का रफली अगर कहा जाए तो आपका जो वेस्टर्न यूपी वाला पार्ट है, ठीक है, वेस्टर्न यूपी वाला पार्ट, या फिर आप कह सकते हैं कानपुर से लेके, कानपुर से इस तरफ के साइड आप चले जाइए, ईस्टर्न की तरफ चले जाइए, वेस्टर्न यूपी मैंने बोला, सॉरी, ईस्टर्न यूपी वाला पार्ट, कानपुर से ईस्ट की तरफ आप लोग बढ़ेंगे तो लगभग पटना से पहले तक ये आपका पड़ता है अवध वाला रीजन, उस समय का आपका अवध वाला रीजन होता है। तो उस जो ये जो आपका अवध वाला रीजन है उसमें ये था कि जो आपके अवध के नवाब थे, जिन्होंने आप लोगों को याद होगा कि सिराजुद्दौला वाला जो फाइट आप लोगों ने देखा होगा, मतलब सिराजुद्दौला, फिर उसके बाद मीर कासिम आता है, उसके साथ जो लड़ाई वगैरह होती है, तो जो आपका अवध अवध का नवाब था वो बैटल ऑफ बक्सर के बाद, बक्सर के बैटल के बाद एक इनका फ्रेंडली मेंबर बन जाता कि हाँ भाई चलो अब हमारे बीच में कोई दुश्मनी नहीं रह गई, अब हम लोग दोस्त दोस्त बन गए, ठीक है, हमारे बीच में कोई दुश्मनी नहीं रह गई, अब हम लोग दोस्त दोस्त बन गए, ऐसे ब्रिटिश लोग हो जाते हैं और जो अवध के नवाब रहते हैं वो भी हो जाते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि इन लोग के अंदर जो मतलब आपका जो लॉर्ड डलहौजी है इसके अंदर ज़्यादा भूख रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा जगह इकट्ठा कर लो, तो भले ये दोस्त रहता है लेकिन ये क्या करते हैं कि भाई बोलते हैं कि आपके अंदर कुछ तो गड़बड़ी चल रही है, आपके एम्पायर के अंदर कोई भी पब्लिक खुश नहीं है, दो इट वॉज रॉन्ग, इट इज़ उनका एक, इनफैक्ट ये एक व्यक्ति को भेजते हैं लॉर्ड डलहौजी, एक स्लीमन, ठीक है, स्लीमन कमीशन भेजते हैं, ये भी आप लोग देख सकते हैं, स्लीमन कमीशन भेजते हैं, एक भेजते हैं कि आप जाइए और रिपोर्ट बना के लाइए कि भाई आपके यहाँ पे मतलब अवध के अंदर कैसा है इसके कंडीशन, वहाँ की पब्लिक कैसी है, खुश है कि नाराज है, ये आप लोग देख के बताइए। तो स्लीमन कमीशन वहाँ पे आता है, घूमता है फिरता है, अच्छी अच्छी बातें वहाँ पे करता है, लेकिन जब वो रिपोर्ट लिखने की बारी आती है तो वो लिखता है कि सारा का सारा अव्यवस्था है, माल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, मिस एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, बहुत ही घटिया स्थिति चल रही है, और इसमें मतलब
मतलब हालत खराब हो चुका है और मतलब अब मतलब अब सब कुछ तबाह है, ये इससे और अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसी चीजें यहाँ पे मतलब अपने रिपोर्ट के अंदर लिखता है। इस रिपोर्ट के बेसिस पे, इस रिपोर्ट, ये स्लीमन कमीशन का जो रिपोर्ट आता है उसके बेसिस पे लॉर्ड डलहौजी बोलता है कि भाई अवध के नवाब जी आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको जाना पड़ेगा। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, ये लैंडमार्क इवेंट है। क्यों? आप लोग इसके ऊपर देखेंगे बहुत कहानियां वगैरह भी लिखी हैं। इनफैक्ट जो आपके अवध के नवाब थे इस समय के, शुजाउद्दौला, वो मतलब बहुत ज़्यादा पोएटिक टाइप के थे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मतलब रसिक प्रिय थे और बहुत ज़्यादा पोएटिक टाइप के थे। तो इन्होंने कई सारी कहानियां लिखी हैं कि हम लोग अब तो हम चल पड़े, छोड़ दिए, अब हम लोग अवध नगरी, अब क्या कहें, ऐसे ऐसे करके इन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे कहानियां लिखे हुए हैं। ठीक है, तो दिस वाज द थिंग कि अवध के जो आपके नवाब थे ये मतलब बहुत ही मतलब पोएटिक तरीके से अपने इस वाकया को बयां करते हैं। एंड आपको बताता हूँ कि ये चूंकि आप आज भी आप लोग देखेंगे तो ये जो अवध का बेल्ट है, जो मैंने आपको बताया, कानपुर से ईस्ट की तरफ आप लोग चले जाएंगे तो पटना से पहले तक का जो रीजन है पूरा का पूरा आपका अवध का रीजन है। ये बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है, आज भी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है। आप लोग जानते होंगे कि मैक्सिमम आप लोग की पॉपुलेशन इस रीजन में रिसाइड करती है। इनफैक्ट इंडिया की भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन इसी रीजन में रिसाइड करती है। तो ये यहाँ से मैक्सिमम इनफैक्ट सोल्जर्स जो थे वो आपके ब्रिटिश आर्मी में रिक्रूट भी हुए थे इसी रीजन से। तो अब इन लोग देखते कि भाई हमारा राजा जो इतना हम लोग प्रेम करते थे, हम लोग को अच्छी तरीके से रखता था, हम लोग के साथ कभी भी गलत दुर्व्यवहार नहीं करता था। यस, ही वॉज इनकम्पिटेंट, एक्चुअली में वो बहुत इनकम्पिटेंट थे, लेकिन जो उनके मतलब बाप दादा ने जो बना के सिस्टम चले गए थे वो सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से एफिशिएंटली वर्क कर रहा था। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से उनको माल एडमिनिस्ट्रेशन करके निकाल दिया गया। दैट इज वाई यहाँ के जो मतलब जो लोग थे वो बहुत ही दुखी हो गए, यहाँ के पीजेंट्स। एंड इनफैक्ट यहाँ के जो पीजेंट्स थे वही सोल्जर्स की तरह काम करते थे ब्रिटिश आर्मी में। तो उन लोग को भी बुरा लगने लगा कि यार हमारे हमारे राजा के साथ ऐसा कर दिया गया। खैर वो बहुत बड़ा इवेंट नहीं था, दिस आर द पॉलिटिकल कॉज। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मैंने आपको बताया था कि इसको हड़प की नीति बोलते हैं। इसको लॉर्ड डलहौजी ने लाया था कि भाई कोई भी नेचुरल एयर अगर नहीं होगा, अगर कोई भी राजा का नेचुरल एयर नहीं होगा तो अडॉप्टेड सन के लिए आपको सिग्नेचर लेना पड़ेगा। अगर आप सिग्नेचर पा जाते हो तो वो बैठ जाएगा, नहीं पाएगा तो फिर उसको निकाल दिया जाएगा और वो पूरा का पूरा जो एम्पायर होगा वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर, ब्रिटिश एम्पायर के अंदर मिला लिया जाएगा। ठीक है, विदाउट एनी आंसर दिए, किसी को भी आंसरेबल हुए बगैर। ओके, तो इट वॉज सच ए मतलब क्या आता है सोशल एंड रिलीजियस कॉज। ये पॉलिटिकल कॉज हो गया, इसके सिवा और कहीं पे भी राजा लोग का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अब बाकी सब पॉलिटिकल रिलीजियस कॉजेज सब के अंदर आपके कॉमन पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। तो यहाँ पे वेस्टर्न सिविलाइजेशन का रैपिड एक्सपांशन, ऐसा लोगों को लग रहा है कि भाई रैपिडली इन लोग अपना वेस्टर्न सिविलाइजेशन या फिर जो उनकी सोच है वो यहाँ पे थोपी जा रही है। ठीक है, जैसे उन लोगों ने क्या किया, एक मतलब एक बारी बारी से ऐसे ऐसे लेजिस्लेशन लेके आएंगे कि जिसकी वजह से इनके मन में जो कॉमन पब्लिक है उसके मन में आ जाएगा कि हाँ ये अपनी जबरदस्ती जो है यहाँ पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जबरदस्ती अपनी तरह हम लोग को बनाना चाहते हैं, क्रिश्चियंस बनाना चाहते हैं हम लोग को, टू बी प्रिसाइज कि क्रिश्चियंस बनाना चाहते हैं, क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करना चाहते हैं, हमारे धर्म के साथ खेलना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे इन लोगों ने 1850 के अंदर एक नया लॉ लेके आया, हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से, जिसमें इन्होंने ये कह दिया कि कोई भी अगर हिंदू, कोई भी एक हिंदू अपना धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको अपने फादर की एंसेस्ट्री प्रॉपर्टी में आसानी से जायदाद मिल जाएगा, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। अक्सर ये होता था कि भाई किसी ने धर्म परिवर्तन कर लिया तो जा मैं तुझे अपनी जायदाद से, सॉरी, जायदाद से बेदखल करता हूँ, अब तू मेरा बच्चा नहीं है, अब तू मेरा बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, जो भी है, इस तरीके से होता था। लेकिन अब इन्होंने ये लॉ के थ्रू कर दिया कि भाई गवर्नमेंट ऑफ जो ब्रिटिश एम्पायर है वो आपको सैंक्शन करिए कि भाई कोई भी इसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने से रोक नहीं सकता। तो दिस लेड टू मोर कन्वर्जन्स। ठीक है, कन्वर्जन करने के लिए लोगों को डरने की कोई बात नहीं थी कि हाँ भाई मेरे पास पैसे नहीं रह जाएंगे या मेरे मम्मी पापा मुझे निकाल देंगे, ये सब का कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। सिंपल सिंपल हाँ कन्वर्जन करवा लो, जो होगा देखा जाएगा, पैसे तो मिलने ही वाली है, एंसेस्ट्री प्रॉपर्टीज में से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसी सब की वजह से पीपल लोग को ये कन्विंस हो गया कि भाई जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से प्लान करके अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजिकली सोच समझ के ये कार्रवाई करी है कि जितने भी इंडियंस हैं उन लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट, इसके अलावा सती, फीमेल इन्फेंटिसाइड, विडो रीमैज, दो देवर सोशल इविल्स, लेकिन उस समय इन लोग की बहुत सैंक्टिटी थी। मतलब उन लोग जो इंडियंस लोग थे, मतलब हिंदू लोग को कहा जाएगा तो उन लोग इसको बहुत ही मतलब देवीय चीज मानते थे कि हाँ ये तो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, ये हमारे रिलीजियस बुक्स में लिखा हुआ है। तो
उसको वो प्रथा की तरह मानते मानते ऐसा इनके अंदर हो गया था कि भाई इनके साथ छेड़छाड़ कर रहे, अरे ये तो हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? मतलब इन लोगों ने सोचा कि हाँ मतलब सोशल इविल्स को वी कैन रिमूव बाय लेजिस्लेशन या ऐसा कुछ करके हम लोग निकाल सकते हैं, बट इवन देन इट वॉज सीन एज ए इंट्रूजन इन देयर ओन रिलीजन, या हिंदू रिलीजन के अंदर इंट्रूजन की तरह देखा गया। एंड दिस लेड टू, मतलब इससे और पुख्ता होता चला गया कि यस इन लोग चाहते हैं कि हम लोग इंडियंस जो है, मतलब हिंदू लोग जो है, वो आपके क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट, वेस्टर्न मेथड ऑफ एजुकेशन, जो पहले आपके गुरुकुल सिस्टम थे, जो आपके मदरसा सिस्टम थे, वो सब पूरी तरीके से बंद करने के इन लोग फिराक में पड़ गए कि भाई ये सब का कोई वैल्यू नहीं है। जो आपके स्कूल्स वगैरह में जाके पढ़ेगा उसी को हम लोग प्रॉपरली, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स वगैरह में पढ़ेगा उसी को आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के अंदर बेसिक क्राइटेरिया हो गया कि आपको इंग्लिश आनी जरूरी है। इंग्लिश आनी जरूरी है। इंग्लिश कहाँ पढ़ाई जाएगी? मदरसा और गुरुकुल में पढ़ाई तो जाने वाली नहीं है, तो पढ़ाई कहाँ जाएगी? स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी। तो आपको पढ़ना कहाँ पे? स्कूल में पढ़ना है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो अगर आपको सरकार के नौकर बन के रहना है, तो आपको इंग्लिश में पढ़ाई करना है। ठीक है। दिस वाज द थिंग, दैट इज वाई इन लोग ये डिसकंटेंट को और बल मिलते लगा। ठीक है। इसके अलावा रेलवेज और टेलीग्राफ, दो देवर इंट्रोड्यूस फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्पायर, या टू बी पर से ऐसा कहा जाए कि ब्रिटिश एम्पायर को हेल्प करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इनको भी इंडियंस लोगों ने एक नेगेटिव लाइमलाइट में देखा कि इनका भी इसका मतलब इसको भी बनाने का इनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ अपने आप के एम्पायर को एक्सपांड करना और हमारे रिलीजन से, धर्म से खिलवाड़ करना ही है। ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, तो ये तो मतलब इतना वाइड है कि इसके ऊपर एक अलग से सेशन ही लिया जा सकता है 2 घंटे का। तो ये इसमें मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी भी सेक्शन पे आप चले जाइए, इकोनॉमी ही तो सबका बेस है। ठीक है। आपका रेवेन्यू कलेक्शन हो गया, टैक्सेस लगाने का हो गया, क्रॉप मॉडिफिकेशन हो गया, क्रॉप में क्रॉप ग्रोइंग के जो फार्मिंग के टेक्निक्स थे उसमें भी इन लोग ने हस्तक्षेप करके रखा था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हमारे जिसके लिए हम लोग स्टैंड करते थे, वो सब कुछ पूरी तरीके से इन लोग तबाह कर दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मशीन्स के थ्रू बनाना स्टार्ट हो गया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहाँ पे आ चुका था। यहाँ के हम लोग जो एक्सपोर्ट करते थे फिनिश्ड गुड्स को, उन लोग के ऊपर इन लोग ने पूरी तरीके से टैक्सेस लगा दिए, बड़े बड़े टैक्सेस लगा दिए, हैवी ड्यूटीज लगा दिए। इनफैक्ट आपको बताऊं कि कॉटन टेक्सटाइल या मसलिन की बात की जाए, मसलिन आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने कई बार बात किया भी है। मुस्लिन एक फाइन आपका कॉटन क्लोथ था, यहाँ पे आपके बंगाल और इसके आसपास के रीजन में बनाया जाता था। इसको मतलब यूरोपियन मार्केट में बहुत मांग थी, बहुत ज़्यादा मांग थी। इसके ऊपर 87% से ज़्यादा का टैक्सेस लगाया गया था, कस्टम ड्यूटी लगाई गई थी कि 87%, मतलब अगर ये 100 रुपये का था तो 187 रुपये का मिलने लगा था, मतलब 187 रुपीज़ का मिलने लगा था वहाँ पे। तो लोग अचानक से इतना यूज मतलब राइस देख के भागते थे इससे। ठीक है। तो क्योंकि हमारा जो आउटर पूरा का बाउंड्री था, मतलब कोस्टल रीजन था, वो कौन देख रहा था? इंग्लिश लोग देख रहे थे। वो इंग्लिश लोग वहाँ पे यूरोप में भी सारा का सारा दारोबार मतलब बेचने बेचने का काम भी वही देख रहे थे। तो जो यहाँ से लेके जाते थे उसके ऊपर वहाँ पे टैक्स भी इन लोग ही भारी भारी भरकम टैक्स वगैरह वहाँ पे लगवाते थे। और वहाँ का सामान यहाँ पे ड्यूटी फ्री आता था, बहुत ही मतलब चीप लगाया गया टैक्स, तो बहुत ही जीरो, मतलब 0.5%, 0.1%, इस तरीके के मतलब नेग्लिजिबल टैक्सेस वगैरह लगाए जाते थे। इसके वजह से वहाँ के जो सामान थे वो यहाँ पे एकदम चीप होते चले गए, और यहाँ का जो एक्चुअली में बहुत ही अच्छा गुड्स होता था वहाँ पे महंगे होते चले गए। दैट इज़ वाई हमारा जो इकोनॉमी था वो रूइन करना स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे वो सब के सब बंद होते चले गए, और उनके जगह पे लोग दे वर फोर्स टू टेक अप फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, सो दैट उनका कैसे भी पेट वगैरह पलता रहे। ठीक है। दिस इज द सिस्टम, ये एक स्ट्रैटेजिकली डिवाइस सिस्टम था ब्रिटिश एम्पायर का, जिसने इंडिया का जो वर्ल्ड के अंदर 1/3% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड था उसको रिड्यूस करके टिल द, मतलब आप अगर आप लोगों में आंकड़े से बताओ तो जब ब्रिटिश एडवांस होता है तो उस समय हम लोग 1/3 होते हैं पूरे मतलब 1/3 होता है आपके वर्ल्ड के ट्रेड के अंदर, 1/3, 33%। लेकिन जब उन लोग जाते हैं 1947 के अंदर, तो हमारा वर्ल्ड के ट्रेड के अंदर लेस देन 2% का पार्टिसिपेशन है। ठीक है। आज भी हम लोग 2% के आसपास ही चल रहे हैं। तो लेस देन 2% का पार्टिसिपेशन, तो कितना रिड्यूस हुआ, सोचिए ना आप, कितना ज़्यादा हमारे ऊपर अत्याचार किया गया। ठीक है। जो उस समय रहे होंगे उनको इमेजिन कीजिए कि उन्होंने क्या क्या झेला होगा। ठीक है। खैर उसमें नहीं जाएंगे। इकोनॉमिक कॉस्ट होप करता समझ आ गया कि टैक्सेस वगैरह इतना ज़्यादा लगा, और उसको उगाई करने का तो एकदम मतलब इन ह्यूमन काइंड ऑफ मतलब पैसे लेने का जो ये होता था, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए एकदम इन ह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाता था। एंड आपको बता दूं कि मतलब टैक्सेस जो पहले 1/3 से लेके 1/5, 1/2 तक होते थे, इनको इनको एक्सपांड करके बढ़ा दिया गया, और
सॉरी 1/, नहीं, 2/3 ऑफ द लिया जाता था। 66% के आसपास टैक्सेस लिए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस करके 66% या उससे भी कहीं कहीं ज़्यादा मतलब परसेंटेज ऑफ टैक्सेस वगैरह लिए जाते हैं। 80% तक के टैक्सेस वगैरह लिए जाते हैं, जहाँ पे जमींदारी प्रथा होती थी, मतलब आपके बंगाल वगैरह के रीजन में, बिहार वगैरह के रीजन में 80% तक के टैक्सेस पीजेंट्स लोग को देने पड़ते थे, ठीक है। इट वॉज प्योर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, प्योर इकोनॉमिक रूइन ऑफ द कंट्री, जो कि ऑलरेडी मतलब चिड़िया थी सोने की, लेकिन उसको पूरी तरीके से उसके सारे पंख वगैरह तोड़ के इन लोगों ने खा लिया कमीने कहीं के। और आज मतलब हम लोग को सिखाता है कि ऐसे करो वैसे करो। खैर गुस्सा नहीं आना चाहिए उसके ऊपर, हम लोग टॉपिक पे स्टिक करते हैं। तो दिस आर द थिंग्स जिसकी वजह से हम लोग पूरी तरीके से रूइन हो चुके थे, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके, ठीक है। इकोनॉमी की वजह से बर्बाद होने की वजह से पूरा का पूरा देश ही बर्बाद हो गया। ओके, नेक्स्ट मिलिट्री कॉसेस, दिस वे द मतलब एक कह सकता है कि बर्निंग इशू यही था, ठीक है, ये बर्निंग इशू था। एंड इमीडिएट कॉस्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे। तो बर्निंग इशू ये था कि भाई सिपाही इम्यूनिटी ने इसको क्यों कहा गया, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था वो सिपाही लोग से, मतलब सिपाही जो थे उन लोग ने एक्चुअली में रिवॉल्ट किया था। उसके बाद ये मासेस के द्वारा स्टार्ट हुआ। तो ब्रिटिश ट्रूप के अंदर लगभग 87% कौन थे, इंडियन सोल्जर्स थे। इसमें से मैक्सिमम परसेंट जो मैंने आपको बताया कहाँ से आते थे, अवध एंड इसके आसपास के क्षेत्र में। और उस सब रीजन में से पता चला कि इन लोगों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, माइल एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा एटसेट्रा बोल के पूरा हड़प के रख लिया अपने यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा इंडियन सिपाही लोग को पेमेंट वगैरह इतनी कम दी जाती थी, इनफैक्ट अगर उसी रैंक पे अगर ब्रिटिश काउंटर पार्ट है तो उसको ज़्यादा पैसा दिया जाएगा, इसको कम पैसा दिया जाएगा। और रीज़न क्या देते थे कि वो नॉनवेज खाता है तो उसको ज़्यादा नॉनवेज महंगा आता है एंड वेजिटेरियन फूड आर चीप, तो दैट इज़ वाई उसको ज़्यादा पैसे दिए जाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इनको मतलब 1856 के अंदर लॉर्ड कैनिंग ने एक जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट करके एक एक्ट लाया, जिसमें ये कह दिया कि भाई कोई भी सिपाही अब जब भर्ती लेगा तो उसको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा कि किसी भी जगह पे, मतलब धरती के किसी भी जगह पे आपको भेजा जा सकता है और आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे काम नहीं करोगे तो आपका नौकरी में से आपको हाथ धोना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। एंड उस समय के जो हमारे मतलब प्रथाएं थी उसके हिसाब से ये था कि अगर आपने सी को क्रॉस किया तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस वाज एक्चुअली हिंदूज लोग में ये था, लेकिन इसको इनफैक्ट मुस्लिम्स लोग ने भी इसको अपने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर लिया था कि क्या बोलते हैं, जो मतलब इसको क्रॉस करेगा, सी को क्रॉस करेगा वो आपका उसका धर्म परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और या फिर धर्म से निकाला भी हो जाता है, ठीक है। तो लॉर्ड कैलिंग की बात करते हैं, इन्हीं के समय पे रिवॉल्ट हुआ था, थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। तो इनके समय पे रिवॉल्ट हुआ था, ये फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ द इंडिया भी हुए थे 1858, जब मतलब पूरा का पूरा जो ये रिवॉल्ट था जब बंद हो गया तो इनको ही वॉइसरॉय बना दिया गया, फर्स्ट वॉइस ऑफ इंडिया, ओके। वैसे जब हम लोग इस समय के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड काउंसिल एक्ट जो आए थे उनको हम लोग देखेंगे तो उसमें डिटेल में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे आपका जो 1858 का एक्ट आता है उसके बाद 1861 का जो एक्ट आता है तो कैसे कैसे डेवलपमेंट होना स्टार्ट होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो वो हम लोग देखेंगे अलग से, एक्ट्स को अलग रख देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, इसी में इंकॉर्पोरेट कर लूँगा तो वो सब खिचड़ी बन जाएगा। तो बेटर है उसको अलग से देखा जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग अच्छे पढ़ने वाले हैं। तो ये यहाँ पे बस इतना याद रखें कि 1858 के अंदर इनको आपका वॉइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट सिपाही म्यूनिटी इनके समय पे हुआ था और इन्होंने सक्सेसफुली इसको सप्रेस भी कर लिया था, ये हो गया। नेक्स्ट इसी में जो आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जो मैंने आप लोग बता रहा हूँ वो आपका पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है, ये हम लोग उसमें देख लेंगे तो टेंशन नहीं होगा। इसके अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो आपके लॉर्ड डलहौजी के समय पे स्टार्ट किया गया था उसको यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म कर दिया था, बंद कर दिया था कि भाई अब और ज़्यादा लैप्स की वजह से ये सब करना कोई ज़रूरी नहीं है, ओके। इसके अलावा इन्होंने सीपीसी का, सॉरी, सीआरपीसी का इन्होंने और आईपीसी का इन्होंने क्या बोलते हैं लागू करवाया, इंडियन पिनल कोड और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है इसको इन्होंने लागू करवाया और हाई कोर्ट्स एक्ट इन्होंने इनेक्ट कराया था, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ें जो आप लोग पता होना चाहिए। बाकी लॉर्ड कैनिंग को हम लोग अलग से वापस देख लेंगे, ओके। नेक्स्ट इमीडिएट कॉज जिसकी मैं बात कर रहा था, व्हाट इज वॉज द ट्रिगर या फायर क्या था जिसकी वजह से ये इतना बड़ा इवॉल्ट हो गया। तो इसका फायर था ग्रीस्ड कार्ट्रिज। आप लोगों ने मूवी देखी होगी अच्छी तरीके से, आई नो, आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ी होगी और बचपन में स्कूल्स वगैरह में पढ़ाया गया था तो वो भी आप लोगों को पता ही होगा, आई नो, बट वी आर हियर फॉर द वापस से रिविजन, ठीक है। तो ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस, इस समय इन्होंने एक राइफल्स लाया था जिसका नाम है एनफील्ड राइफल्स, ठीक है। एनफील्ड, एनफील्ड बुलेट पता है ना आप लोग को,
बुलेट जो एनफील्ड रॉयल एनफील्ड बुलेट जो आती है, ये वही कंपनी है। ये वही कंपनी है जिसने वो बंदूक बनाई थी, ठीक है। तो एनफील्ड वाला वही वाली बंदूक बनाने, मतलब उस समय वो बनाती थी मतलब बंदूक वगैरह का भी उसका कारखाना होता था, तो अब ये बुलेट्स वगैरह भी बनाती है, ठीक है। तो खैर उसमें नहीं जाएंगे। तो इस बंदूक को इसने एक नए तरीके का बंदूक लाया कि भाई जो पुरानी बंदूक से होती थी उनमें ऊपर से वो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती थी, वो उसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं। तो इसमें ये था कि भाई आपको एक एक लाया जाएगा, आपको जो मतलब क्या कहा जाए, कार्ट्रिज जो एक्चुअली में बुलेट होती थी, उसको ऊपर से बाइट करना होता था, उसके ऊपर एक पेपर रैप लगा होता था। उस पेपर रैप को आपको बाइट करना होता था, उसके बाद अंदर का कंटेंट उसके अंदर डालना होता था, इस पेपर को भी उसके अंदर डालना होता था। एंड यू हैव टू स्ट्रोक इट विद एक आपका एक लकड़ी दिया जाता है, उससे स्ट्रोक किया जाता है एंड देन यू हैव टू फायर, ठीक है। तो दिस वाज द सिस्टम, एक्चुअल सिस्टम ये था। आप लोगों ने मूवी देखा होगा, मुझे पता है अच्छी तरीके से। तो इससे ये काम होता था, लेकिन ये कहा गया, एक रूमर फैल गई, ये रूमर थी सच्चाई थी, ये आज तक खुल नहीं पाया। तो डोंट आस्क कि ये रूमर था या सच्चाई था, इसके अंदर क्वेश्चन में जाने की जरूरत नहीं है। मैनी स्टूडेंट्स आस्क मी कि ये रूमर था कि सच्चाई थी, बट इट इज एक्चुअली स्टिल इट इज अ रूमर। मैं आप लोगों को बताता क्यों रूमर इसको कहा था। तो ये जो पेपर डालते थे इसके ऊपर एक ग्रीस लगी रहती थी। ये ग्रीस जो होती थी, इट वाज सेड कि ये इट इज मेड अप ऑफ काउ एंड पिग फैट, मतलब काउ और जो पिग्स हैं, आपके सुअर जो हैं, उनकी चर्बियों से बना हुआ है, ठीक है। तो काउ वेर रिवर्ड इन हिंदुइज्म एंड पिग्स वेर हराम इन मुस्लिम, मतलब इस्लाम में। तो दैट इज वाई इन लोग के लिए ये एक तरीके से धर्म परिवर्तन का अल्टीमेट स्ट्रोक था। ये था कि भाई अब तो मतलब सरकार आउटराइटली आ गई है हमारे धर्म परिवर्तन को या धर्म का भ्रष्ट करने के लिए, पूरी तरीके से ये आउटराइटली आ चुकी है। और इसने मतलब ये ठान लिया है कि अब यहाँ के हिंदू और मुस्लिम लोग को पूरी तरीके से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, और कोई धर्म यहाँ पे नहीं रहने देगा। तो ये एक मतलब ये जो डिसकंटेंट थी वो सिमर करती चली गई और तेजी से ये बढ़ती चली गई। सब लोग ने इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, सिपाही लोग ने बहुत इसके लिए किया कि भाई पिटीशन वगैरह देना स्टार्ट किया कि भाई कार्ट्रिज जो है इसको इसमें ऐसा ऐसा है कि नहीं, वो आप लोग को हम लोग को बताओ, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि भाई बताओ, मतलब सिपाही जो थे उन्होंने कहा कि भाई हम लोग को बताइए कि इसके अंदर ऐसा ऐसा कुछ किया जा रहा है कि नहीं। लोकल लेवल पे सब लोग ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं है, गलत है, ये आप लोगों को मतलब बगलाया जा रहा है, आप लोगों को झूठा मोटा चीज़ें बताई जा रही है। लेकिन सिपाही लोग मतलब एक ऑथेंटिक चीज़ के लिए मांग कर रहे थे कि भाई हम लोग को बताया जाए, सिखाया जाए, दिखाया जाए कि ये कहाँ पे बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये दिखाया जाए। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि फैक्ट्रीज कहाँ थी, वो इंग्लैंड में थी। इंग्लैंड में फैक्ट्रीज थी, तो इतने सारे सिपाही लोग को ले जाके वहाँ पे दिखाया तो नहीं जा सकता था। दैट इज वाई ये सिमर करता रहा, ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम बढ़ता ही चला जा रहा था। इसी बीच क्या हुआ, इन्होंने मतलब ये देखा गया कि भाई जो मुस्लिम एंड हिंदू सिपाही थे उन लोगों ने पूरी तरीके से रिफ्यूज कर दिया कि हम लोग इसको टच भी नहीं करने वाले, हम लोग पुरानी बंदूक से काम चला लेंगे, जिसमें दांत वात लगाने की कोई टेंशन नहीं थी, तो हम लोग उसी से काम चला लेंगे, लेकिन हम लोग इसको टच नहीं करने वाले। बट फॉर द एम्पायर सेक इट वॉज नेसेसरी कि एनफील्ड राइफल्स को लिया जाए, इसका उपयोग ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो इन्होंने क्या किया कि भाई इन लोग को मनाने की बहुत कोशिश की, बट दे फेल्ड। जब फेल हो गया तो अल्टीमेटली लॉर्ड कैनिंग, जो उस समय भी वाइस गवर्नर जनरल थे, उस समय वाइस थे, गवर्नर जनरल थे, उन्होंने एक काम कर दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि भाई ये इसी के लेके इशू चला ना, तो इसको मैं वापस कर लेता हूँ, ठीक है। इन्होंने राइफल को वापस मंगा लिया। यहां से इसको बल मिल गया कि ये एक रूमर नहीं, ये एक्चुअल में इवेंट था। क्यों? क्योंकि अब सिपाही लोग को ये अगर ये आगे रहता तो भी यही होने वाला था, लेकिन अगर ये नहीं, जैसे वापस ले लिया गया, तो इन लोग ने ये समझ लिया कि इनकी गलती इन लोगों को समझ में आ गई है, और एक्चुअली में इसके अंदर काउ एंड पिग फैट था। दैट इज वाई इन लोग ने इसको वापस कर लिया कि भाई आगे चल के हमारे खिलाफ इन लोग खड़े ना हो जाए, ठीक है। इस वजह से एक और बल मिल गया। इसी वजह से आज तक ये फेमस पता नहीं चल पाया कि इसके अंदर ये रूमर था, ये एक्चुअल इवेंट था, इसके अंदर एक्चुअली में काउ एंड पिग फैट था कि नहीं था, ये आज तक इसी वजह से नहीं पता चल पाया, क्योंकि इन्होंने इसको वापस से ले लिया। एंड आफ्टर दैट एनफील्ड राइफल को पूरी तरीके से बंद भी कर दिया गया। आज इसके कोई भी मतलब नाम निशान एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता कहाँ पे है, ठीक है। तो लेकिन इसके वजह से डैमेज हैड ऑलरेडी बीन डन। क्या हो गया था, अब लोगों के अंदर शंका पूरी तरीके से यकीन में बदल चुकी थी कि भाई इनको पता था कि एक्चुअली में इसके अंदर काउ एंड पिग फैट है। दैट इज वाई इन लोग ने पूरी हम लोग से मतलब हमारे बीच में कोई तनातनी ना हो, हमारे बीच में कोई डिसकंटेंट ना पैदा हो जाए। दैट इज वाई इन लोग ने एनफील्ड राइफल को वापस ले लिया। तो ये एक मतलब बल मिलता चला गया इनके और थॉट्स को, ठीक है। फिर इसके वजह से क्या हुआ कि
लेकिन जो राइफल्स थे वहाँ पे वो मतलब अभी एकाएक तो सारे के सारे राइफल वापस मंगाए नहीं जाए, आज का ज़माना तो है नहीं। उस समय बस ये कहा गया कि हम लोग इसको वापस ले लेंगे, ठीक है। लेकिन ये ले लेने का कार्यक्रम धीरे धीरे होने वाला था। इसी बीच में मंगल पांडे जो कि बैरकपुर कंटेनमेंट में एक सिपाही थे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि मैं कार्ट्रिज को नहीं हाथ लगाने वाला हूँ। सिंस पांडे ही वॉज ए पांडे ब्राह्मण थे, तो दैट इज वाई इन्होंने कहा कि भाई मेरा धर्म भ्रष्ट होगा, दैट इज वाई आई विल नॉट टच इट एंड नॉट इवन मतलब उसको चखने के मतलब उसको तोड़ने की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैं इसको छूऊंगा भी नहीं। लेकिन इसके मतलब इसको मतलब एक अगेंस्ट द ड्यूटी या जो आपका चेन ऑफ कमांड जिसको कहा था, चेन ऑफ कमांड के विद्रोह में ऐसा बोलने की वजह से इनके सीनियर ऑफिसर्स थे, 5-6 सीनियर ऑफिसर्स थे, उन लोगों ने इनको बहुत मारा, ठीक है। इनफैक्ट इनको मार मार के जेल के अंदर बंद कर दिया, एंड फिर जेल के अंदर भी जा जाके 2-3 दिन तक इनको बहुत पिटाई की, ठीक है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि इनको अप्रैल में हैंग किया गया था और इनको मार्च में ही पकड़ लिया गया था। और यहाँ से 1 महीने तक इनको बहुत पीटा गया, बहुत यातनाएं दी गई और बहुत बुरी तरीके से इनको पीटा गया था। मतलब दे वर लिटरली थ्रैश, ही वाज थ्रैश टू नियर टू डेथ। और फिर बाद में इनको हैंग कर दिया गया कि भाई मतलब अल्टीमेट यही है कि सारे सिपाहियों को ये मिल जाए, मतलब वो क्या कहता है उसका सबक मिल जाए कि हमारे खिलाफ आपको बोलना नहीं है, ठीक है। लेकिन इनको इनके डेथ ने एक नई क्रांति को जन्म दे दिया, जो एक्चुअली में होता है कि आप किसी की वॉइस को मार के दबा नहीं सकते, आप किसी की वॉइस को नई वॉइस के साथ, एक नई लॉजिकल वॉइस के साथ ही दबा सकते हो। दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। यही दुनिया की रीत है कि कभी भी आप किसी को अगर मार डालोगे या खत्म कर डालोगे तो उसकी आवाज़ और बुलंद हो चुकी रहेगी, एक के बजाय 20 लोग हो जाएंगे। और ये भी यही चीज़ यहाँ पे हुई कि अप्रैल में ये हुआ और उसके अगले ही महीने मेरठ के आगे, ये भी मेरठ के सिपाही थे, तो इन्होंने इनके सारे के सारे सिपाही लोग पूरी तरीके से नई राइफल को यूज़ करना और आगे चल के किसी भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। एंड दिस इज हाउ द सिस्टम मतलब आगे चलता गया और 9 मई को ही इन लोग ने विद्रोह कर दिया और इन लोग चलते चले गए आपके दिल्ली की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक्चुअल इवेंट स्टार्ट हो जाता है। अब ये वॉर वगैरह का जो इवेंट है वो हम लोग को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कैसे वॉर लड़ा गया, किसने लड़ा, कहाँ से कैसे लड़ा, वो सब किसने लड़ा वो सब तो पता होना चाहिए, लेकिन ये नहीं पता होना चाहिए कि जो कोर्स ऑफ वॉर था वो कैसा था, किसने कहाँ से कैसे कैसे अटैक किया, वो सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट जो ये कॉजेज जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन थे। अब जो बचे कुछ सेक्शन है इस रिवॉल्ट ऑफ 1857 से, उसको देख के वाइंड अप करेंगे, ओके। तो फर्स्ट है सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट। इट वाज मतलब इट इज सेड कि इट वाज कंप्लीटली कन्फाइंड इन द नॉर्दर्न बेल्ट ओनली। ऐसा कहा था कि ये आपका पटना से लेके राजस्थान के बॉर्डर तक का पूरा जो रीजन है, उसी रीजन में सिर्फ और सिर्फ एक्टिवली पार्टिसिपेशन देखा गया, ओके। इसके अलावा जो मेन सेंटर्स ऑफ द रिवॉल्ट थे वो आपके लखनऊ, कानपुर, बरेली, झांसी, ग्वालियर, आरा, बरिया, ये सब के रीजन में थे। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि वही जो मैं आप लोग को बता रहा था कि अवध का जो मेन रीजन था, ये दीज वे द मेन सेंटर्स ऑफ द रिवॉल्ट। कानपुर से लेके बिहार के आरा तक आप चले जा रहे हैं, ठीक है। पूरा का पूरा बेल्ट जो है यहाँ पे पूरा आगजनी हो रहा है, पूरा का पूरा तबाही मचाई जा रही है। हर एक सेंटर का अपना अपना लीडर होगा। यहाँ पे आप लोग शॉर्ट में देख लीजिए, मैं सारे के सारे सेंटर्स को अलग से लिख के रखा हूँ, तो मैं आप लोग को दिखा रहा नेक्स्ट स्लाइड में, तो आप लोग को दिख जाएगा। सॉरी। लखनऊ में बेगम हजरत महल जी थी, कानपुर में नाना साहब और उनके साथी थे तात्या तोपे जो उनके कमांडर थे एक्चुअली में, झांसी में महान रानी लक्ष्मीबाई, इनकी कितनी भी वीर गाथा कही जाए सब कम है, ठीक है। नेक्स्ट ग्वालियर में भी इन्होंने तात्या तोपे के साथ अच्छा खासा लड़ाई लड़ा और यहीं पे इनकी क्या कहा जाए समाधि हो गई, मतलब शहीदी हो गई आई वुड से। और बिहार में कुंवर सिंह थे, ठीक है। काफ़ी एजेड थे लेकिन उनका नाम कुंवर सिंह है, ओके। सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट, उससे पहले ये आपका प्लेसेस ऑफ द रिवॉल्ट ये कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। प्लेसेस ऑफ द रिवॉल्ट कौन सा, दिल्ली में कौन था, बहादुर शाह जफर थे, ठीक है। उनको मतलब हराया किसने या उस रीजन का रिवॉल्ट किसने खत्म किया, जॉन निकलसन ने किया, ठीक है। लखनऊ में बेगम हजरत महल जी थी जिनको लॉरेंस ने हरा दिया। कानपुर में नाना साहब जी थे और सर कॉलिन कैम्बल आ गए। फिर झांसी एंड ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे जी थे, इनको यू रोज ने मतलब हराया। और यू रोज ने ही रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में कहा है, जो फेमस कोट है कि अमॉन्ग द ऑल दिस रेवोल्यूशन मतलब रिवॉल्ट करने वाले जितने भी लोग थे, इसमें से मर्द सिर्फ एक ही थी जो मेरे सामने आज मतलब रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जिन्होंने कहा है, ठीक है। बरेली में खान बहादुर खान जी थे, सर कॉलिन कैम्बल ने इनको भी हराया था। नेक्स्ट इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली थे जिनको
कॉलिन ओनसेल ने हराया, ठीक है। इनका नाम मैंने पहले कर्नल ओनसेल, मुझे याद आ रहा है कि यहाँ पे अभी आपका लॉरेंस ही आता, ठीक है। यहाँ पे लॉरेंस, एक बार आप लोग इसको कंफर्म कर लीजिए, ओके। बिहार में कुंवर सिंह थे जिनको विलियम टेलर ने हराया था, ठीक है। सप्रेशन वही आपका मोर देन एक ईयर के आसपास लड़ाई चलता है, बाकी इन सब लोग ने बारी बारी से मतलब एक एक लोग ने एक एक रीजन का लेते 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 अल्टीमेटली जुलाई 8 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इस पूरे पूरे विद्रोह का फाइनल मतलब खात्मा ऐसे अनाउंस कर दिया कि हाँ अब शांति वापस से प्रोक्लेम कर दी गई है, ठीक है। आते हैं रिवॉल्ट फेल क्यों हुआ, ठीक है। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेंस में आ चुका है ऑलरेडी। तो इसका फर्स्ट देखिए, लिमिटेड अपराइजिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कहाँ पे हुआ था, आपका इसी बेल्ट में हुआ था, आपका कानपुर से लेके बिहार के आसपास के रीजन में। तो इस रीजन में जो आपका कहा जाए कि इस लिमिटेड रीजन में होने की वजह से इट वॉज सीन एज ए रीजनल डिसकंटेंट, इट वॉज सीन एज ए एक एरिया विशेष का ही से प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। इट वाज नॉट वाइड स्प्रेड या पूरे के पूरे ऑल इंडिया रेवोल्यूशन नहीं था। अगर ऑल इंडिया, मैं तो कहता ऑल इंडिया भी ना होता, सिर्फ 30% एरिया भी अगर अफेक्टेड हो जाता इससे रिवॉल्ट से, तो श्योर शॉट था कि पूरा का पूरा ब्रिटिश साम्राज्य उसी समय पे खत्म होने वाला था, ठीक है। लेकिन इतना वाइड स्प्रेड नहीं हुआ, तो दैट इज वाई इसकी वजह से प्रॉब्लम वहीं की वहीं लगी। दोआब रीजन में कहा जाता है, दोआब रीजन में ही सिर्फ और सिर्फ हुआ था, जैसे कि आप लोग जोग्राफी का हम लोगों ने प्ले लिस्ट अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें मैंने आपको दोआब रीजन वगैरह दिखाया कि कहाँ से गंगा यमुना दोआब घग्गर घाघरा ये सब जो गंगा का जो पूरा का पूरा ड्रेनेज बेसिन है, उसी रीजन में एक्चुअली में ये रिवॉल्ट कन्फाइन था। वो पूरा का पूरा भी कन्फाइन नहीं था, काफ़ी बड़ा हिस्सा उसमें भी छूटा हुआ था जहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं देखी गई रिवॉल्ट के। तो इट इज सेड क्या दोआब के रीजन में सिर्फ था, दैट इज वाई इतना ज़्यादा इफेक्ट बाहर की तरफ नहीं हो पाया। इनफैक्ट हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, कश्मीर, राजपूताना, इन लोगों ने पूरी तरीके मतलब पूरा तरीके से ना इन लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया रिबेलियन का, एक भी मतलब एक छोटा सा व्यक्ति को भी नहीं भेजा, एक बच्चे को भी नहीं भेजा कि जा भाई लड़ाई के आ जा, ऐसा। और सदर्न प्रोविंसेस ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ठीक है। इफेक्टिव लीडरशिप नहीं था, ठीक है। दो तात्या तोपे, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई जैसे बहुत अच्छे अच्छे लीडर थे, लेकिन ऑल इंडिया रेवोल्यूशनरी मतलब ऑल इंडिया रीजन में पूरा का पूरा मतलब इंडिया के लिए नेतृत्व करने के कोई भी मतलब ऐसा कोई पावर नहीं था जिसको एक सुप्रीम पावर माना जाए और उसके अधीन सारा का सारा लड़ा जाए। बहादुर शाह जफर को जो लास्ट मुगल किंग थे, उनको मतलब ऐसे टेम्पररी एक नॉमिनल या सेरिमोनियल टाइप में उनको नॉमिनेट कर दिया गया कि है ही इज द किंग ऑफ द या एम्परर ऑफ द इंडिया या हिंदुस्तान का एम्परर है, उनको नॉमिनेट करके इन लोग लड़ना स्टार्ट कर दिए। लेकिन ही वॉज ऑल्सो वेरी मतलब काफ़ी बुजुर्ग थे, कोई भी इनका मतलब ये क्या कहा जाए इनका लीडरशिप क्वालिटी बहुत ही मतलब एकदम पुराना एंड मेडिवल एजेस का, एंड साथ ही साथ वो इतने बुजुर्ग हो 80 ईयर्स से ऊपर के चले गए थे, मेरे ख्याल से 1890 के ईयर्स के ऊपर चले गए थे। तो अब उनके अंदर कोई क्वालिटी वगैरह वैसे ही बची नहीं थी, वो क्या लीडरशिप प्रोवाइड करते। तो आप समझ सकते हैं कि जब जो जिसको एम्परर घोषित किया जा रहा है हिंदुस्तान का, वो ऐसी स्थिति में तो उनके बाकी लोग कैसे रहेंगे। तो बाकी लोग दो दे मेड ऑल देयर अटेम्प्ट, तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, इन लोगों ने पूरा का पूरा अपना सारा का सारा जी जान लगा दिया, लेकिन फिर भी वो आउटकम नहीं आ पाया जो आ सकता था, ठीक है। रिसोर्सेस बहुत लिमिटेड थे भाई, रिसोर्सेस की तो सीधी सी बात थी, इन लोग की आपस में पट्टी नहीं थी। ये सारे के सारे प्रिंसिपैलिटीज आपस में एक दूसरे को मतलब खुन्नस की नज़र से देखते थे। यहाँ पे कॉमन एनिमी है, लेकिन इन लोग आपस में रिसोर्सेज शेयर नहीं करने वाले या रिसोर्सेज पुल अप करके नहीं लड़ाई करने वाले, इन लोग अपने अपने रिसोर्सेज से लड़ाई करने वाले। तो धीरे धीरे उन लोग को एक एक जन को हराना बहुत ही आसान हो गया, एक एक कमांडर जा रहा है और पूरे के पूरे सेना को हरा के चला रहा है, ऐसा चीज़ें देखी जा रही थी ब्रिटिश के खेमे में। लेकिन यहाँ पे रिसोर्सेज ही नहीं थे, और इस ब्रिटिश लोगों का ये था कि वो कहीं से भी रिसोर्सेज लेके आते थे। मद्रास उनके अधीन में था, बॉम्बे पूरा का पूरा उनके अधीन में था, कलकत्ता उनके अधीन में था, बगल में म्यांमार वाला रीजन पूरा उनके अधीन में था, नेपाल वगैरह से इन लोग ने अच्छी खासी टाइप करके रखा था, अफगान वगैरह के रीजन में इन लोग ने अपना सेना बिठा के रखी थी। तो हर जगह इन लोग फैले थे, हर जगह से मतलब इन लोग को पुल अप करना रिसोर्सेज बहुत ही आसान था, ठीक है, जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। मिडिल क्लास का पूरी तरीके से पार्टिसिपेशन नेग्लिजिबल रहा। इनफैक्ट मिडिल क्लास में कई सारे ऐसे मिडिल क्लास के लोग थे जिन्होंने इसकी भत्सना की है, बुरी बुरी बातें कही है कि ये मतलब मिडिवल एजेस में हम लोग को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग को पुराने एजेस में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग को वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें भी कही गई है, ठीक है। नेक्स्ट, रिजल्ट्स ऑफ द रिवॉल्ट, ये फाइनल हो जाएगा कि एंड ऑफ द कंपनी रूल का एंड हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ, कंपनी रूल खत्म हुआ और उसकी जगह पे आ गया ब्रिटिश क्राउन का
आपका डायरेक्ट रूल, मतलब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसका रूल स्टार्ट हो जाता है, ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका रूल खत्म हो जाता है। ठीक है, ये भी हम लोग देखेंगे कैसे कि आपका 1858 का जो प्रोक्लेमेशन आता है, विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन जिसको कहा जाता है, उसके थ्रू आपका ट्रांसफर हो जाता है, ब्रिटिश काउंट के अधीन चला जाता है। विक्टोरिया उस समय रहती है, क्वीन विक्टोरिया सेकंड, उनके अधीन चला जाता है। ये आपका मतलब इंडियन एम्पायर जो रहता है, ब्रिटिश एम्पायर, वो उनके अधीन चला जाता है फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट, रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी को प्रॉमिस कर दिया जाता है कि भाई अब हम लोग रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी को समझेंगे। आपके जो रिलीजियस या धर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर हम ज़बरदस्ती या हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे। जो वहाँ से लोकल लोग जो कहेंगे उनकी मांगों के बेसिस पे ही हम लोग करेंगे। ठीक है, ऐसे ज़बरदस्ती अपनी तरफ से लेजिस्लेशन वगैरह हम लोग नहीं बनाएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं काफ़ी समय तक कोई भी अच्छा लेजिस्लेशन, मतलब सोशल इविल्स को निकालने का कोई भी लेजिस्लेशन वगैरह पे काम नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज। तो गवर्नर जनरल का ऑफिस जो था उसको वाइसराय का ऑफिस, मतलब सिर्फ नाम चेंज किया था और कुछ नहीं। ठीक है, एंड इसके अलावा जितने भी इंडियन रूलर्स थे उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज कर दिया गया और उनको जो उनकी टेरिटरीज वगैरह हड़पी गई थी वो सब भी रिटर्न कर दिया गया था। बहुत सारे लोगों को रिटर्न नहीं भी किया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया कि भाई अब ये ऐसा नहीं किया जाएगा। और जो भी आप अगर चाहते हो कि हाँ आपका जो लीगल एयर, मतलब आप अगर अडॉप्टेड सन को अपना लीगल एयर बनाना चाहते हैं तो वो भी हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, कोई भी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा और मजबूत किया गया। इन लोगों ने क्या किया कि ब्रिटिश ऑफिसर्स को और ज्यादा इंडियन ऑफिसर्स के मुकाबले में ज्यादा रखा। जो पहले 1:3 का रेशियो होता था उसको 2:3 का कर दिया कि भाई अब कांटे की टक्कर लड़ाई हो सकती है, बचाया जा सकता है अपने आप को। ठीक है, एंड जो आर्टिलरी था या आर्मिलरी थी उसको पूरी तरीके से ब्रिटिश हैंड्स में ही रखा गया। इसके बाद कभी भी इंडियंस लोगों को इसका सपोर्ट नहीं किया गया। ठीक है, इनफैक्ट आरआरआर मूवी में कहा गया, आरआरआर मूवी में दिखाया गया कि किस तरीके से इंडियन हैंड्स में भेज दिया गया, बट इट वाज एक्चुअली रॉन्ग। तो खैर कोई बात नहीं, न्यूज़ में मतलब ऐसा मूवीज में ये सब की लाइबिलिटी दी जा सकती है। एंड आरआरआर इज द वेरी 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 गुड मूवी, इट इज मतलब मस्ट वॉच मूवी, आप लोगों को देखनी देखनी है। ठीक है, कंक्लूजन तो वही है भाई, दो इट फेल्ड बट इट लेड टू इंडियन नेशनलिज्म। इंडियन नेशनलिज्म का एक्चुअल जो सीड पड़ा वो कहाँ से पड़ा? रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसके बाद भी चीज़ें होंगी, इसके पहले भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिन्होंने नेशनलिज्म को जन्म दिया, लेकिन इसने ही एक्चुअल सीड को वहां पे सीड किया, उसने ही पानी दिया, इसी ने खाद दिया, इसी ने एक्चुअली में बढ़ाया। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट लैंडमार्क इवेंट ऑफ द इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, कुछ बुक्स लिखे गए हैं, उनका नाम आप लोग देख लीजिएगा, एक बार देख के रखिए, क्या पता यूपीएससी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये बुक के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है, दैट इज व्हाई इट शुड बी मेंशन। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये विनायक दामोदर सावरकर जी ने लिखा हुआ है। रिबेलियन 1857 अ सिंपोजियम, ये पूरन चंद जोशी ने लिखा हुआ है। द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857, ये जॉर्ज ब्रूस मेलिसन ने लिखा हुआ है। ग्रेट म्यूटिनी, क्रिस्टोफर हिबर्ट ने लिखा हुआ है। रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबल्स ऑफ 1857, ये इकबाल हुसैन जी ने लिखा हुआ है। एस्केवेशन ऑफ ट्रूथ, अनसंग हीरोज ऑफ 1857, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय खान मोहम्मद सादिक खान। ठीक है, चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, आप लोग से कल फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक कैसे पढ़ते हैं, थैंक यू वेरी मच, चलिए।